काउंटर। दोस्तों, इस चैनल पर हम बात करते हैं समसामयिक घटनाओं की, साथ में राज्य एवं केंद्र से जुड़े योजनाओं की, जिनसे हम और आप लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में आज हम बात करेंगे भारतीय शासन व्यवस्था की। वो शासन व्यवस्था जो 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरू होकर के ब्रिटिश ताज से होते हुए 15 अगस्त 1947 तक जारी रही। सोने की चिड़िया कही जाने वाले देश भारत में अलग अलग देश फ्रेंच, डच, ब्रिटिश से आए कंपनियों के द्वारा अपने अपने फायदे के लिए उसे लूटा जाता रहा। इसी में से एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। करीब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा अधिकार प्राप्त कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार शुरू किया था। कंपनी जो सिर्फ व्यापार तक ही सीमित थी, उसने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित होती गई। 1858 के सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले लिया और यह शासन भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। भारतीय संविधान के निर्माण में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए अधिनियम एवं चार्टर का काफी योगदान रहा है। इस विषय पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा हम लोग 2 शीर्षक में करेंगे। एक, कंपनी का शासन जो 1773 से शुरू होकर के 1858 तक चली थी। दूसरा, ब्रिटिश ताज का शासन यानी सम्राट का शासन जो 1858 से शुरू होकर के 1947 तक चली थी। ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन को बेहतर रूप से चलाने के लिए ब्रिटिश सम्राट द्वारा समय समय पर अधिनियम लाया, जिसकी सहायता से प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया गया। वह इस प्रकार था। पहला, कंपनी का शासन। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधन अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर कानून, 1813 का चार्टर कानून, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों, ब्रिटिश शासन व्यवस्था के द्वारा बनाए गए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 में एक संशोधन अधिनियम पारित किया। आइए उसे विस्तार से जानते हैं। कंपनी की शासन व्यवस्था में सर्वप्रथम 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। इस एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य 3 न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने ब्रिटिश भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। दोस्तों, ब्रिटिश शासन व्यवस्था के द्वारा बनाए गए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 में एक संशोधन अधिनियम पारित किया। आइए उसे विस्तार से जानते हैं। 1781 का संशोधन अधिनियम
जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। इस कानून ने गवर्नर जनरल और काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। कंपनी के सेवकों को भी उनके कार्य करने के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से मुक्त कर दिया। इस कानून में राजस्व संबंधी मामले और राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई कि हिंदू अथवा मुस्लिम के निजी कानूनों के आधार पर वाद का निष्पादन किया जाए। यह भी किया गया कि प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 में संशोधन अधिनियम लाया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, जिसे अभी हम लोग ने कुछ देर पहले जाना है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण अधिनियम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कहा जाता है। इसे आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट साल 1784 में लाया गया था। इस अधिनियम के तहत जो व्यवस्था की गई, चलिए उसे विस्तार से जानते हैं। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक के कार्यों को अलग अलग कर दिया। इस अधिनियम के तहत द्वैत शासन व्यवस्था आरंभ की गई। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दिया, किंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से नई समिति का गठन कर दिया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण नियंत्रण करे। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश हुकूमत का क्षेत्र मान लिया गया। दूसरा, कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद 1786 का अधिनियम लाया गया, जो उस समय की मांग थी। (1781) के संशोधन अधिनियम के पश्चात 1786 का अधिनियम लाया गया। इसके अनुसार 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। उसने इस पद को स्वीकार करने से पूर्व दो शर्तों को रखा था। उसका कहना था कि उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा रखे गए दोनों शर्तों को 1786 के अधिनियम में प्रावधान के रूप में जोड़ दिया गया। उसके बाद लाया गया 1793 का चार्टर कानून, जिसमें दोनों प्रावधानों को और विस्तारित कर दिया। दोस्तों, कंपनी की शासन व्यवस्था के तहत आज यहीं तक। अभी तक हम लोगों ने कुल 4 अधिनियम पर चर्चा करी है। आगे 4 अधिनियम जो बचे हुए हैं, 1793, 1813, 1833 और 1853, इन अधिनियम और चार्टर कानून पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें और देखते रहें हमारा चैनल इन्फो काउंटर। आप और भी जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।